वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर यकुम ज़ीक़ात 1444 हिजरी, मई की है 22 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड ह्यूमिड येट इट्स अ विंडी मॉर्निंग हियर इन कराची। तो तमाम तर जो मैं कहूंगा कि मौसम की या गर्म मौसम से रिलेटेड जो मुश्किलात हैं उसको कुछ हद तक काउंटर ऑफ कर रहे हैं कराची में इस वक्त चलने वाली जबरदस्त सी हवा, जो कि पूरे इख्तिताम हफ्ता ही जो है वो हमारे साथ रही। और बल्कि कल दोपहर में मैं किसी काम से बाहर निकला था तो लिटरली जो ठेलों पे हैवी हैवी सामान था वो भी हवा में बस उड़ने के लिए पर तोल रहा था, इतनी तेज हवा थी। लेकिन खैर चलें जी, बाकी सारी बातें बाद में करते हैं। असल में आज क्योंकि साइन थोड़ा सा मैंने लेट किया है तो अभी एक 30 सेकंड्स का एक कमर्शियल ब्रेक है। इसका मतलब ये कि हम बस यूं गए और यूं वापस आए और फिर बाकी सारी बातें अलग सलग होंगी इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील and good morning। दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag Sunrise with Adil and चलें जी, 7:19 हो चुके हैं और मैं इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ टू फाइंड आउट द फर्स्ट मैसेज एंड हियर वी गो। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं ये छोटा सुराख आंखों में नीचे होता है जो इजाफी आंसुओं को नाक के जरिए बाहर निकालता है, इसको लैक्रिमल पंक्टम कहते हैं। जब कोई ज्यादा रोए और उसकी नाक बहने लग जाए तो ये इसकी वजह से होता है। ऑलराइट, जबरदस्त, चलें, गुड। यानी ये बेसिकली बताता ये है कि हाँ, जब हम ज्यादा रोते हैं तो फिर हमारी नाक बहने लगती है, तो ये एक सेंसर लगा हुआ है जो नाक को बताता है कि इजाफी आंसुओं को यहाँ से निकालें। ऐसा ही कुछ है मेरे ख्याल से। बहरहाल क्यों अगर मुझे बता सके इसके बारे में, बट बहरहाल थैंक यू सो मच रज़ाक साहब। Every morning you bring up some very interesting facts to us and खुश रहिए। और इसके अलावा क्या है, साकिब शान साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे सरफराज, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, थैंक्स फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2017। चलें जी, सैफी भाई को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मॉडर्न टाइम्स के कप्तानों में से एक अच्छी कप्तानी रही इनकी, और जो जाहिर है इनकी कप्तानी का पिनिकल रहा, जो इनका पीक रहा, दैट वाज द विन एट द चैंपियंस ट्रॉफी इन 2017 इन इंग्लैंड। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। बशीर अहमद साहब क्या कहते हैं जी, मौलाना तारिक जमील साहब, आज इनका कल एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है और मेरे ख्याल से आपने अब तक जो है वो देख ही लिया होगा। ज़ाहिर है आप जानते हैं एक जमाने में तारिक जमील साहब इमरान खान के काफी वोकल सपोर्टर रहे, फिर हो सकता है कि तबलीगी जमात के हवाले से कुछ उनको प्रेशर हुआ हो या क्या हुआ हो कि जिस सियासत पे ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो बहरहाल एक उनका बयान आया है मेरे ख्याल से, आई थिंक 1.5-2 मिनट के क्लिप में काफी कुछ कह गए हैं वो, समझने वाले समझे। आगे बढ़ते हैं। एफ के नियाजी कहते हैं भाई कासिम अकरम की बैटिंग देखिए, अच्छा टैलेंट है, शॉट चेक करो, आउट क्लास। हाँ जी, कल कासिम अकरम ने जो है वो पाकिस्तान को बचा लिया, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो कल शिकस्त खा सकता था जिम्बाब्वे की टीम के साथ, लेकिन कासिम अकरम ने आखिर में एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने फतेह दिलाई एक ऐसे मौके पे जब लग यही रहा था कि ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। जब हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे आगे चल के तो इस पे जरा तफसील से नजर डालेंगे। एफ के नियाती कहते हैं भाई पाकिस्तान ए टीम में लड़के अच्छे हैं, लेकिन कोई इनको समझाए कि 40 से ज्यादा रन बना लो, 6 की जान छोड़ दो। अच्छा देखिए, 12 आपने कहा लड़के अच्छे हैं, इसमें वाकई पाकिस्तान ए टीम जो खेलने गई हुई है, ज़ाहिर है इसमें हुरैरा है, साइम है, इसके अलावा वसीमुल्लाह खान बहुत टैलेंटेड लड़का है, उमैर यूसुफ, कामरान गुलाम, हुसैन तलत, मुबस्सिर खान, यानी मिसबाह हक के बड़े फेवरेट प्लेयर हैं ये मुबस्सिर खान। और हम जब शो करते था मैं समा टीवी में तो मिसबा भाई जब भी बात करते थे मुबस्सिर खान को हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और बड़ी प्रोमिनेंस के साथ उनका जो है वो जिक्र किया करते थे। कासिम अकरम हिमसेल्फ, आमिर जमाल, ये तो शाहनवाज दहानी, तो देखने में पाकिस्तान की टीम लग रही है, बिकॉज इनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी पाकिस्तान के लिए
कम से कम खेला नहीं है तो स्क्वाड का हिस्सा जो है वो जरूर रहा होगा. लेकिन यार मुझे एक शिकवा है इस ए टूर से. ठीक है, आई मीन पाकिस्तान शाहीन्स के ये टूर्नामेंट ये टूर्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत ये है कि अपने इन शाहीन्स को जो है वो हम जरा मुश्किल टीमों के खिलाफ भी खिलाएं. जरा असल तो गेम तभी ऑन होगी ना यार जब आप जरा मुश्किल टीमों के खिलाफ जो है वो इनको खिलाएंगे. बिकॉज जिम्बाब्वे वेल ठीक है, आई मीन जिम्बाब्वे तकरीबन अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड ही ऑलमोस्ट जो है वो ले जा रही है, लेकिन फिर भी बट बहरहाल खैर एनीवे ये जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान को शिकस्त दे रही है. बिकॉज कल अगर पाकिस्तान मैच हार जाता तो ये जो सीरीज हो रही है इसमें बेसिकली ये 6 मैचेस की ओडीआई सीरीज है. अनऑफिशियल ओडीआईज हैं बाय द वे ये. और अगर कल जिम्बाब्वे जीत जाता तो वो कम से कम ये सीरीज नहीं हार सकता था. दे वुड हैव गॉट a 3-0 लीड. सो पाकिस्तान इज मेड अ कमबैक. अब क्या वो अपना कमबैक कंप्लीट कर पाएंगे, सीरीज जीत पाएंगे? आखिरी 3 अनऑफिशियल ओडीआईज जीत के इस पे आने वाला वक्त ही बताएगा. मलिक जरीन अवान कहते हैं भाई इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है आपकी नजर में? नहीं वो इलेक्शन की तो गेम पूरी खत्म हो गई है पाकिस्तान में. अब तो बल्कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कौमी असेंबली के इंतखाबात भी अब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. तो यही निज़ाम लग रहा है, यही सिस्टम लग रहा है. बिकॉज मैं कल देख रहा था टेलीविजन, गलती से कल पता नहीं क्या ऐसा हुआ, कल मैंने बल्कि उस पर ट्वीट भी किया. पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल है उसके हवाले से तो वो हुआ ये सीन. मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं इस पे, आपको पता है कि बोलना थोड़ा सा ज़रा इस वक्त इशू है. लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कल तो मैं ये देख रहा था कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, अब तो कुछ चैनल, एक मखसूस चैनल में उसका नाम नहीं ले रहा, नहीं उनका अपना चैनल 24 नहीं था, अब तो उन्होंने उससे केयर टेकर लगाना, यानी जिसे कहना चाहिए ना कि जाहिर है आपको पता है केयर टेकर गवर्नमेंट्स का सिर्फ एक मैंडेट होता है. यानी आपको पता है कि वो किसी बड़े मंसूबे पे साइन भी नहीं कर सकते. उनका सिर्फ काम ये होता है कि जी जो कार्य सरकार है, लोगों को तनख्वाहें मिलती रहे, नॉर्मल चीजें, उनका सिर्फ एक काम होता है और वो होता है कि इलेक्शन करवाना. दैट्स इट. इलेक्शन करवाएं और चले जाएं. और ये केयर टेकर जो होते हैं, दिस इज द एंटायर मैंडेट दैट दे हैव. यानी अब तो मैं ये देख रहा था कि ये जो नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी, इनके नाम के साथ अब केयर टेकर भी कुछ चैनल, एक चैनल ने कल यूज भी नहीं किया था, वो उनको वजीर आला पंजाब ही बोले जा रहे थे. तो बजाय लग रहा है कि यही सेटअप है और इसमें गुजारा करें. अब वही है, ये आप गुजारा करना है आप करें, नहीं करना तो फिर देख लें कहीं रेज्यूमे फेंकें बाहर, यही हो सकता है. अच्छा जी, इसके अलावा उम्मे अमन सलाम कहती हैं सबको. वालेकुम अस्सलाम. जावेद साहब कहते हैं पीआईए रिपोर्ट्स मैसिव लॉस ऑफ ओवर 97 बिलियन इन 2022. 97 अरब रुपए का जो है वो पीआईए ने लॉस उठाया है. और बस जी क्या बोले, चले जा रहे हैं ये आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज. कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ भी नहीं. अभी तो बड़ी खौफनाक बातें सुनने को आई हैं. आपको पता है कि एक बहुत ही डेस्परेट किस्म का बजट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है. वैसे तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये इस गवर्नमेंट का आखिरी बजट होना चाहिए, लेकिन जाहिर है जो थोड़े 1-1.5 मिनट पहले मैंने बात की, हो सकता है ये इनका आखिरी बजट ना हो सकता है ये पता नहीं अगले 3-4 बजट और भी बना रहे हो बगैर इलेक्शन जीते बाय द वे. तो अब सीन ये हो रहा है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ जो अभी वाइब्स आ रही हैं क्यू ब्लॉक से मुराद वो बिल्डिंग जहाँ पे आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री लोकेटेड है, कुछ मखसूस टैक्सेशन के हवाले से बात चल रही है. कुछ खास किस्म के नए किस्म के टैक्सेस जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिनको सुन के ही जो है वो रूह कांप जाती है कि ये आखिर कैसे ऐसा कर सकते हैं. लेकिन बहरहाल जी कर रहे हैं, डेस्परेट हैं. आईएमएफ जो है वो हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं है आपको, बल्कि मैं ही कहूंगा कि हमने अपना हाथ झटक दिया है उनके साथ. तो फिर जाहिर है आईएमएफ तो फिर आईएमएफ है. आगे बढ़ते हैं जी. जीशान बेग साहब कहते हैं यूनाइटेड नेशंस हैज प्रोक्लेम्ड May 22 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशूज. Land use change, pollution, poor water quality, chemical waste contamination. Alright, आपने वो चीजें बताई हैं जिनका climate change and other causes of ecosystem degradation all contribute to biodiversity loss and can pose considerable threat to human health. Biodiversity यानी किसी एक खत्ता ज़मीन पे आपको जो बहुत सारी और प्लांट्स और एनिमल्स नजर आ रहे होते हैं, जाहिर है ये तो आपको पता है कि सिलसिला क्या हो रहा है. और वो यही हो रहा है कि बहुत तेजी से ये सब जाते जा रही हैं और बहुत सी
एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. जो प्लांट्स पहले कुछ जगहों पे हुआ करते थे वो अब वहाँ मौजूद नहीं हैं. बहुत सारे एनिमल्स माइग्रेट कर गए हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो ये बायोडाइवर्सिटी खतरे में. इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने 22 मई को जो है वो दिन बनाने की बात की है. चलें जी, इसके बारे में पढ़िए और जानिए, बहुत अच्छी बात है. अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं, On Saturday was doing my walk at Model Town Park and listening to your Friday show. A young man stopped near me and recognized your voice. We introduced each other and he said, "You are that Ashfaq who is participating in the Pacers Challenge." Felt good. Thank you, Adil. वाह वाह, क्या बात है अशफाक साहब. You are a celebrity man. छा गए माशाल्लाह, जबरदस्त. यानी आप तेज आवाज में मेरा शो सुन रहे थे वहाँ पे. सर वेरी गुड, वेरी गुड. यार इस पेसर चैनल के चक्कर में ना इस वीकेंड पे मैंने भी एफर्ट कर लिया यार. कल मैं भी सिर्फ के संडे को मैं फुल चिल करता हूँ. चिल माहौल होता है. लेकिन कल शाम को असर के बाद मैंने भी अपने जूते पहने और मैंने कहा यार भागूंगा नहीं. ह्यूमिडिटी बहुत थी. मैंने कहा मैं वॉक करूंगा. आई वॉक फॉर डिसेंट टाइम एंड आई जो मेरा जो टारगेट था गुज़िश्ता रोज का, मैंने वो भी उसको पूरा किया. सो गुड. अभी ये एक साहब मुझे जंपे मारते हुए नजर आ रहे हैं. ये कौन साहब हैं? अच्छा नहीं, ये पीर साहब तो नहीं जंपे मार रहे, ये मुझे कोई और लग रहा है. कह रहे हैं जी, गुड मॉर्निंग एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स. मैंगो स्टैंड्स एट अराउंड 1.75 मिलियन टन पर ईयर फॉर मैंगो फार्मिंग इन पाकिस्तान. ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि 1.7 मिलियन टन पर ईयर. यार कल मैंने पीर साहब पहला मैंगो खरीदा और इतना खूबसूरत मैंगो लग रहा था और सस्ता भी मिल रहा था और मैंने मैंगो खरीद लिया. और रात में मैंने खाने के बाद आई वाज सो एक्साइटेड. आप लोगों को लग रहा होगा कि एक सैड स्टोरी जो है ना यहाँ पे ब्रू कर रही है. और हुआ ये यार, वो मैंगो मैंने खाया यार. मैंगो ऊपर से तो पता नहीं क्या दिख रहा था, अंदर से तो कैरी निकला यार. वो इतना खट्टा. जबकि मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया, बिस्मिल्लाह की बरकत. मैंने कहा अगर ये जो है वो खट्टा भी होगा तो फिर मीठा हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अरे हम कौन से नेक लोग हैं, अल्लाह लोग. हम तो ऐसे गुनाहगार लोग हैं. हमारी बिस्मिल्लाह में बहरहाल जी. तो वो मैंने जब फाँक खाया तो बस वो जो हिस्सा मैंने जिसका छिलका उतार लिया था, क्योंकि मैं वो छिलका उतार के फिर वो उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना के खाता हूँ. तो वो जो मैंने हिस्सा काट लिया था वो मैंने, कहते हुए तो बुरा लगता है लेकिन जहर मार कर लिया. और बाकी मैंने आम जो है ना वो रख दिया. मैंने कहा नहीं यार, ये आम अभी खाने के जो है ना फिलहाल काबिल नहीं है. अब इस खट्टे आमों का क्या करूंगा मेरे समझ में नहीं आ रहा. बट देखते हैं. बट इसमें एक चीज जो हुई वो ये हुई कि मैंने 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया था. तो एक सोर्स वाला आम तो फेल हो गया. अब दूसरी सोर्स वाला आम देखते हैं. बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी. गुल मुस्तफा विद मी टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. प्लीज मेरा नाम शामिल करें. यार आपका नाम रोजाना प्रोग्राम में शामिल होता है पीर साहब. सलमान काजी सेड, काशान साहब जंप्स ट्वाइस अ डे, वीडियो अटैच. वाह यार जबरदस्त. काशान आपके जंप की वीडियो पीर साहब के पास क्या कर रही है. बहरहाल शैला कील कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. टुडे इज द मैथ्स पेपर ऑफ अली एंड नीसम. गुड लक अली एंड नीसम. एंड देन खिलजी साहब क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग एंड अटेंडेंस फ्रॉम लाहौर टुडे. अच्छा भाई माशाल्लाह, आपने बड़े दिनों बाद अपने मखसूस अंदाज में आज गुड मॉर्निंग किया है, इमोजीज की फॉर्म में. और पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत का भी आपने इजहार किया है. और मैं तो आज अपने घर से निकला हूँ और मैं घर से जैसे ही निकल के कराची की अहम आर्टरीज मैंने टच की हैं तो मुझे तो हुब्बुल वतनी इस वक्त उमट रही है हमारी सड़कों पे. और पाक फौज के सिपा सालारों की और पाक फौज के जवानों की तस्वीरों पाकिस्तान, मेरे ख्याल से आई थिंक मेरी लिविंग मेमोरी में जो है वो सबसे एक्सटेंसिव बैनरिंग कैंपेन जो है वो मुझे नजर आई है, जो कि कल से इस वीकेंड से कराची में नजर आ रही है. आई एम प्रीटी श्योर दिस वुड बी इन अदर सिटीज एज वेल. और बहरहाल चलें जी आके, ये है सिलसिला. एक जमाने में कराची में बैनरिंग किया करते थे फैसल रजा आबदी साहब. ये जो पीपल्स पार्टी के लीडर हुआ करते थे. इलेक्शन तो जीतते नहीं थे, इनको सेनेटर बना दिया था. और ये मुशर्रफ साहब के जाने के बाद जो है ये कैंपेन किया करते थे मुहर्रम में. तो ये काफी कहना चाहिए कि बड़े ज्यादा मजहबी सोच रखने वाले लगते हैं फैसल रजा आबदी. पूरे कराची में सारी होर्डिंग्स उठा के, ब्रिज पैनल्स उठा के वहां पे जो है वो फैसल रजा आबदी की होर्डिंग्स लगी हुई होती थी. खाके पाए अहले बैत के नाम से वो किया करते थे और उसमें ज़ाहिर है वो सारा सिलसिला होता था. लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है कि वो पीपल्स पार्टी से भी बाहर हो गए, अपनी सेनेटरशिप भी छोड़ के चले गए थे. किसी ने उनको पूछा भी नहीं. मैंने सुना है अब सियासत में एक बार फिर से फैसल रजा आबदी जो है वो कोई एंट्री मारने वाले हैं. अब किस फॉर्म में क्या आएंगे, क्या ख्यालात लेकर आएंगे, ये हमें तो नहीं पता. लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि
ये बात जो है वो ज़रूर है कि आज की बैनरिंग ने मुझे उनकी याद जो है वो ज़रूर दिलाई. अतर महमूद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मैंगो था अभी? जस्ट ईट सरोली, वी बॉट दिस यस्टरडे एंड दे वर स्वीट. पता नहीं सर, मैं आम सिर्फ 2 ही खाता हूँ. मैं एक सिंदड़ी खाता हूँ और मैं चौसा खाता हूँ. उसके अलावा कोई और आम मुझे भाता नहीं है सर. तो बहरहाल मैंने सिंदड़ी लिया था और शायद वक्त से पहले ले लिया. अब मैं जून में लूंगा. नो मोर मैंगोज इन मे नाउ. बट अभी इन खट्टे आमों का क्या करूं, कोई मुझे बताएं इसका. वालदा होती तो आम की चटनी और बेसन की रोटी बोल देते हैं उनको बना दें, शायद कुछ सिलसिला बन जाता है इसका. लेकिन खैर चलें, अभी ले चलते हैं. हम भी तो कनाडा में, वहां पे खाएं वो. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. उसके बाद अभी गाना भी सुनते हैं, ठीक है जी. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 39 is the time. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड यस चलें जी. और क्या सीन है प्रोग्राम में, आगे चल के हम बात करेंगे ऑफ कोर्स G20 समिट के हवाले से, जिसका भारत ने इंतहाई शरारत करके इनेकाद जो किया है वो श्रीनगर में किया है. और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो हैं वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे होंगे. अभी तक उन्होंने कॉन्फर्मेशन नहीं दिया. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो आखिरी टाइम पे आके डिसाइड कर जाएं कि जी वो इजलास में शिरकत करेंगे. लेकिन जाहिर है इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग, खैर एनीवे, इकोनॉमिक महाज ये सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान बिल्कुल आउट हो चुका है भारत के मुकाबले में. बिकॉज इंडिया इज एन इंटरनेशनल, इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी नाउ. और हम तो खैर अपने साथ ही क्या कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है. बिल्कुल आपको पता है कि इस वक्त भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, नाउ मैं प्लीज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स में नहीं लाना चाह रहा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरा हम अपने ये तकाबुल और कंपैरिजंस वगैरह ठीक कर लें. व्हेन आई से इंडिया इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी नाउ, इंडिया के वजीर आजम इस वक्त आपको पता है G7 सरबराही इजलास में शिरकत करने के बाद अभी पापुआ न्यू गिनी में है. और पोर्ट मॉरिसबी में बाय द वे इस वक्त एक इजलास हो रहा है जिसमें जो साउथ पैसिफिक के बहुत सारे छोटे छोटे जजायर हैं वो ममालिक शिरकत कर रहे हैं. और उनको ला के अमरीका की ईमा पर पोर्ट मॉरिसबी में यानी पापुआ न्यू गिनी में जो है वो इनको बिठाया गया है. और पापुआ न्यू गिनी में नरेंद्र मोदी के साथ जो साहब मौजूद हैं उनका नाम है एंथनी ब्लिंकन, जो कि अमरीका के वजीर खारजा हैं. अब मुझे समझ में ये आ रहा है कि एंथनी ब्लिंकन से पहले यहाँ पे जो बाइडेन को होना था, लेकिन जो बाइडेन अपने मुल्क के जो अहम माशी इस वक्त डिसीजंस होने वाले हैं उसके हवाले से, जो इमरजेंसी टॉक्स चल रही हैं यूएस डेट सीलिंग के हवाले से, वो तो वॉशिंगटन वापस चले गए हैं. लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद है. इसका मतलब ये कि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि वो साउथ पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खड़ा किया हुआ है, वहां पर वो एक और मुल्क लाके खड़ा करने वाला है और वो है भारत. अब इन हालात में, इन सिचुएशंस में अगर आप समझ रहे हैं कि अमेरिकन को जाके आपकी कोई हेल्प करेंगे या कुछ करेंगे इंटरनेशनल मामलों में, हम अमेरिका से जाके अपने मुल्क में इंटरवेंशन की रिक्वेस्टें तो कर सकते हैं, दरख्वास्तें तो कर सकते हैं. उसके बियॉन्ड इनसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद लगाना मेरे ख्याल से अब बिला वजह होगा. बिकॉज जाहिर है, आई थिंक याद है हमने डी हाइफिनेशन की बात की थी, तो आई थिंक दीज टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी वेल dehyphenated, not just in front of America but for the rest of the world as well. बहरहाल जी कॉम्प्लेक्सेस पे बाद में बात करेंगे. सो G20 इजलास के हवाले से जरा हम देख लेते हैं और क्या सीन है. और इसके अलावा यूक्रेन का एक जिक्र हो सकता है, बिकॉज रूस ने यह दावा किया है कि एक बहुत अहम शहर जो है वो कई महीनों की लड़ाई के बाद बिलाखिर वो कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं. लेकिन यूक्रेन ने अभी तक इस बात से इनकार किया है. तो ये हो गई है बात, ये कर सकते हैं हम. और देन व्हाट हैव वी गॉट, पाकिस्तान की मईशत पे भी थोड़ा सा रोना धोना करेंगे हम. जो मैंने आपको बताया था कि कुछ खतरनाक से टैक्सेस के हवाले से, नए टैक्स लगाने के हवाले से गवर्नमेंट जो है मनसूबाबंदी कर रही है. सो व्हाट आर दोस टैक्सेस, और उनको जरा समझने की भी कोशिश करेंगे आगे प्रोग्राम में. ऑफ कोर्स क्रिकेट और फुटबॉल का भी जिक्र होना है. एंड देन व्हाट वी गो. चलो जी, आप लोग के मैसेजेस भी अभी हम देख लेते हैं. हमारे पास 2 मिनट हैं जल्दी से. मुनव्वर अली वालेकुम अस्सलाम. जजील अहमद कहते हैं आदिल भाई आपको लगता है आदमी भाई किस तरह के मैसेजेस कर रहे हो, मेरा क्यों शो बंद करवाओगे तुम लोग. गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर स्वीट फ्रेंड्स. तहसीन अमजद कहते हैं इट्स अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर. व्हाट इज द रोल ऑफ सिंध बैंक इन पाकिस्तान.
What is the role of Sindh Bank in Pakistan? देखिए, Sindh Bank operates like any commercial bank in Pakistan. जिस तरह का कोई भी XYZ आपके गली के नुक्कड़ के कोने पे बैंक होता है, उसी तरह सिंध बैंक भी है, ज़ाहिर है. जो लेकिन इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिंध बैंक जो है वो बेसिकली इज उसका जो मेजर पेट्रन है, उसका जो मेजर जो शेयर होल्डर है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ सिंध. अब बाकी उससे क्या काम कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कंस्पिरेसी थियरीज, ये सारी बातें, इस पे मैं अभी नहीं जा रहा. दिस इज ईमान कामरान. अदील अंकल, टुडे माय एग्जाम्स आर गोना बी स्टार्टेड. आई हैव अ जर्मन पेपर टुडे. प्लीज विश मी गुड लक. यार दिस साउंड सो कूल यार. यानी बच्चे जर्मन सीख रहे हैं. तुर्क, यार मैं अभी तक आई एम स्टक एट समबडी लर्निंग तुर्किश लैंग्वेज मैन. दिस इज सो कूल. और ये मुझे बताएं, इज एनीवन लर्निंग फ्रेंच बाय द वे? एनीवन अमंग माय लिसनर्स हु इज लर्निंग फ्रेंच? एनी किड हु इज लर्निंग फ्रेंच एट स्कूल? तो डू लेट मी नो. हाउएवर, गुड लक टू यू. I really don't know how you say good luck in German, Iman. Otherwise, I would have surely said that in German, in the German accent. But just I don't know. So good luck to you. All right, Hasan Sheikh कहते हैं, sunburn is the result of your skin cells committing mass suicide to protect you from their damaged DNA, which can cause cancer. Wow, कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं हमारे स्किन सेल. यानी वो अपने आप को जला देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं ताकि सूरज की जो ख़तरनाक शुआएं हैं वो आपको नुकसान ना पहुंचा सकें. ऑलराइट, ज़बरदस्त. अहमद अदील साहब का मैसेज आया हुआ है, आई विल स्टार्ट ट्यूटरिंग इन अगस्त. थैंक यू all for the well wishes. Zabardast, that is so great. Zabardast, good luck Ahmed. And then what have we got? वो एक इन बच्चों की तस्वीर आई है भाई. Hello Adil uncle, this is UHIBS. It's UHIBS Science and Eshel's Maths paper. Please wish me good luck because this is the subject I struggle the most in. All right, Eshel's Maths paper and UHIB. UHIB is a very unique name, by the way. He has got a science paper. Good luck to both of you, UHIB and Eshel. अच्छा जी, एक और ईशल है, वसीम साहब वाली ईशल. Has exam of class 2 from tomorrow till next Wednesday. Send her good luck. All right, good luck. And मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं आप सबके लिए. My parents bought mangoes yesterday. For us they turned out to be sweet. Sindri and Daseri. Salman Khalil. Lucky people, lucky. यार पता है, आम को जो है ना वो खरीदने की एक तरीका होता है और वो बेसिकली खुशबू से जनरली पहचाना जाता है. कल जब मैं उन आमों को सूंघ रहा था, मुझसे कह रहे थे ये आम तैयार नहीं है, बट पता नहीं आमों को देख के कुछ हो सा जाता है यार. अच्छा जी, जायदा शाहीन कहती हैं, पाकिस्तान में जारी सियासी ड्रामे और तमाशे आखिर कौन बंद करवाएगा? मुझे तो अल्लाह मियां ही बंद करवाएगा अभी, मुझे तो यही लग रहा है, इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं लग रहा. अलवीना कहती है, दिस इज माय फर्स्ट एवर ट्वीट इन योर शो. हाउ मेनी किंग्स आर देयर इन क्रिकेट? वी कॉल बाबर द किंग. इन इंडिया दे कॉल कोहली द किंग. नाउ दे आर कॉलिंग शुभमन गिल एज द किंग, while in other countries they call their players as GOAT, not the king. Now this is a pretty valid point. Babar and शुभमन गिल की बड़ी तारीफें सुन रहा हूँ मैं आजकल. मुझे नहीं पता उसने क्या कर दिया. इस वक्त वो पाकिस्तान में ट्रेंड भी कर रहा है, बाय द वे. शुभमन गिल, लगता है कोई IPL का मैच जिता दिया उसने. लेकिन अरे कल किदवाई साहब का मैसेज भी आया हुआ था शुभमन गिल के हवाले से. सो या दैट इज सो कूल. ओके, तो शुभ यार देखो भाई, हर कोई अपने आप को किंग बोल सकता है. हो सकता है कि बांग्लादेशी जो है वो शकीब को किंग बोलते हो. श्रीलंकन, उनके पास तो बेचारा के पास कोई किंग ही नहीं है आजकल वैसे. लेकिन खैर अंग्रेजों में ये चीज नहीं आती. आई थिंक इट्स मोर अबाउट द इमोशंस एंड एवरीथिंग. बट जैसे वसीम भाई सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता था उनको, बट ही वाज लाइक अपने जमाने के बस ही वाज द अनडिस्प्यूटेड सुल्तान ऑफ स्विंग. वैसे इसमें कोई शक नहीं है. So जिसको किंग बोलना है बोल दें यार. I mean it's at the end of the day it's the ranking that would see ना. आपको देखना है कि यार ODI में who's number 1 right now, टेस्ट में who's number 1, T20 में who's number 1, who's being very consistent. हमारे एक दोस्त हैं हसन मुबीन साहब, उन्होंने रिसेंटली एक बड़ा जबरदस्त स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन किया between बाबर एंड कोहली and actually a very good. I think I like that article. वरना जनरली हमारे यहाँ जब भी बाबर और कोहली के कंपैरिजन हो रहे होते हैं तो हम लोग जरा रिटोरिक ड्रिवन हो जाते हैं, यानी जिंगोइज्म से भरपूर होते हैं. यानी पाकिस्तानी एक्सेप्ट फॉर फरीद खान पाकिस्तानी जनरली बाबर को रेट करते हैं. इंडियन जाहिर है कोहली पे कसम खाने को तैयार हैं.
लेकिन it was a very good article. I mean, let me know if you guys want to read that. बहरहाल माविश, अरे भाई माविश क्या बात है, कहती हैं yes, Ayan and his class is learning French. That is so cool. I'm pretty sure Ayan was in France recently and I'm pretty sure Ayan ने वहाँ पे ये अयान माविश के साहबजादे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे घर में भी एक है बट उनकी बात नहीं कर रहा मैं. तो अयान तो अभी रिसेंटली फ्रांस होकर भी रहकर भी आया 3 साल में, 3 years आई बिलीव. सो वो तो अच्छा बच्चा तैयार हो चुका होगा फ्रेंच बोलने के लिए यार. सो या कूल, जबरदस्त. प्लीज टेल योर लिसनर्स नॉट टू सेंड एनी कॉन्ट्रोवर्शियल मैसेजेस इन योर प्रोग्राम. हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोल रहा हूँ भाई, ये मत किया करें यार ये बातें. ओके जी, और क्या सीन है. यस, मरवा हैज लर्न फ्रेंच, डॉक्टर फरा कहती हैं. अच्छा, तो ये क्या, डज शी स्पीक, कहते हैं कि डज शी स्पीक फ्रेंच, कैन शी अंडरस्टैंड फ्रेंच, या वो है कोई नहीं, पढ़ने का फायदा भी हुआ कोई, या बस सब्जेक्ट पढ़ लिया. असल बात ये है, देखिए मैंने फिर वही बात बोली थी कि रिमेंबर जब बच्चों को मैं अपने भाषण दे रहा होता हूँ पढ़ाई के हवाले से, तो मैं यही बात बोलता हूँ ना कि यार फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट, नॉट द ग्रेड्स. सो या एनीवे, चलें जी, अभी क्या सीन है. अभी कोई और बच्चा, गुड लक बिफोर आई मूव टुवर्ड्स, कोई और बच्चे को गुड लक कहनी है. कोड रॉन्गली डिसाइफर मी, गुड मॉर्निंग अटेंडेंस, हार्ट ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, हार्ट ऑफ पाकिस्तान. ओह, मैं समझा कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत, बिकॉज आजकल आपको पता है कि जरा बेहतर है कि अपनी पेट्रियोटिज्म दिखाते रहें, पाकिस्तान से मोहब्बत दिखाते रहें, बिकॉज इस वक्त सिंबॉलिज्म रियली मैटर इन पाकिस्तान. सो या ऑलराइट, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, काफी खलील विद कहानी सुनो. यार वैसे इस गाने में ये अच्छी बात है, यानी ये 3.25 मिनट का जो गाना है, इसमें कम टाइम में जैसे कहना चाहिए कि बेहतरीन गाना जो है ये चलाया जा सकता है, क्योंकि वक्त नहीं लेता ज्यादा. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज, होप यू गाइस एंजॉय दैट. अच्छा जी, शहजाद नयाज सबको सलाम कहते हैं. सलीम अता साहब कहते हैं फ्रीज द कैरी फॉर मेकिंग मिंट मार्गरीटा. असल में वो उसको आप कैरी भी नहीं कह सकते, अपना सलीम अता साहब, उसको आप कैरी भी नहीं कह सकते. वो दिखने में आम है और देखने में भी आम ही लग रहा है, लेकिन जब खा रहे हैं तो फिर वो खट्टा निकल रहा है. वो तो कुछ डिस्कवर करता हूँ मैं डिश. वैसे आजकल आई एम रियली एंजॉयिंग कुकिंग दीस डेज. सो कल भी मैंने एक जबरदस्त डिश घर में बनाई. सो या आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई एम एक्चुअली गेटिंग वेरी प्राउड ऑफ माई कुकिंग. आई एम क्वाइट गुड एट दैट. मैं ये सोचता हूँ गलत लाइन में आ गया, खाना वाना बनाता रहता कुछ यार. मशहूर शेफ अदील. इट्स माई डॉटर अनूराज एग्जाम टुडे, प्लीज विश हर गुड लक. अमीन नौशेर कहते हैं अनूराज एग्जाम. अनूरा, what a beautiful, यार क्या खूबसूरत नाम मार्केट में आजकल माशाल्लाह. अनूरा, गुड लक टू यू. Tomorrow Khizr has his Chinese paper and he can speak a little bit as well. Wow, Shaheen, like we've got the Turk, we have got the German, we've got the French, and now we have got Chango. जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त यार. गुड लक मैन, गुड लक. मैं अहमद से पूछ कर आता हाउ डू यू से गुड लक इन चाइनीज. एक्सेलेंट यार, जबरदस्त. चलें जी, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. आज श्रीनगर से खबर है जी, G20 इजलास आज. अहम मुमालिक का इनकार. चीन के बाद तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र ने शिरकत की तस्दीक नहीं की. भारत का एतराफ. मकबूजा वादी में हड़ताल, मुजाहिरों का ऐलान. कई मुमालिक से निचले दर्जे की क़यादत शिरकत करेगी. एहतजाज रोकने के लिए फौज के छापे. 14 लाख कश्मीरी घरों में मैसूर. भारत ने मकबूजा कश्मीर को ग्वांटानामो बे बना दिया. महबूबा मुफ्ती का ये कहना है. यार वैसे पहले मकबूजा कश्मीर के बारे में खबरें पढ़ा करते थे इस तरह की यार. बिल्कुल इंडिया ने जैसे कहते हैं ना फुल गेम ऑफ कर दिया वैसे ऑक्यूपाइड कश्मीर की, इसमें कोई शक नहीं है. आई मीन आपको पता है कि इजरायली टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और मुझे लग रहा है कहीं और भी टैक्टिक्स ये हो रही है भाई ये इस्तेमाल. लेकिन बहरहाल चलें जी. और क्या सीन है. आज़ाद कश्मीर हुकूमत आज यौम एहतजाज मनाएगी. एहतजाज दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का नया भारतीय हरबा. अनवारुल हक का ये कहना है. हम भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं. बिलावल का ये कहना है. यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए. हम तो दिखा रहे हैं दुनिया को भारत का असल चेहरा, लेकिन दुनिया में देख कौन रहा है असल अपने आप से. हमें ये जरा सवाल पूछना पड़ेगा यार. अभी आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है. इमरान खान का ये कहना है कि इस्लामाबाद में कल पेशी पर मेरी गिरफ्तारी का 80% इम्कान है. जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा की करप्शन के सबूत दिखाए ना. मैंने उन्हें DGISI ओहदे से हटवाया. 9 मई का बहाना बनाकर पार्टी को तोड़ा जा रहा है. जब इनको वाजे हो जाएगा कि PTI जीत नहीं सकती तो इलेक्शन कराएंगे.
उन्होंने इंटरव्यू दिया. कल फरीद ज़करिया के साथ मौजूद थे. CNN का मशहूर प्रोग्राम GPS के नाम से वो करते हैं, और ये मेरे ख्याल से कोई शायद 2 हफ्ते पहले होना था प्रोग्राम, लेकिन हालात की वजह से ये नहीं हो पाया. नाउ इट हैज़ हैपेंड. एनीवे, इसके अलावा ट्वीट उन्होंने ये किया कि फिरदौस शमीम को जेल भेजकर हुक्मरानों ने जहनी पस्ती दिखाई. आप लोग शायद नॉलेज में, फिरदौस शमीम नकवी कराची के PTI के लीडर हैं. कराची के जो 2 अहम बुजुर्ग जो सीनियर लीडरान में से हैं, एक तो ये सिद्दीकी साहब थे जो कि कल पार्टी को जो है वो छोड़ गए हैं अपनी, जो कि कराची चैप्टर के सदर हुआ करते थे. आफ्ताब सिद्दीकी इनका नाम था. इसके अलावा ये अपना नकवी साहब थे. नकवी साहब बहुत ज़ईफ आदमी है. इनसे अभी रिसेंटली एक फ्लाइट पे मेरे साथ वापस भी आ रहे थे, सो इनको देख के अंदाजा हुआ था वो काफ़ी फ्रेल. अच्छा, मुझे ऑनेस्टली ये बात काफ़ी बाद में पता चली थी दैट ही इज़ गेटिंग ट्रीटेड फॉर कैंसर, और ये कैंसर का इस वक्त जो है इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और इनको तमाम सखर जेल जो है वो इस वक्त भेज दिया गया है. अली जैदी अभी भी जो है वो जेकबाबाद जेल में हैं, और आप जानते हैं कि जी पार्टी बड़ी तादाद में लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में भी ये ख्याल था कि ये छोड़ देंगे, लेकिन दोनों की जानिब से काफ़ी संजीदा किस्म के बयानात जो हैं वो आए हैं. और कल आफ्ताब सिद्दीकी साहब का भी बयान आपने देखा होगा. जो लोग बॉडी लैंग्वेजेस समझते हैं वो समझ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है. जस्टिस फाइज ईसा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की मुलाकात 1 घंटा से जायद जारी रही. हाई कोर्ट की नई इमारत मुंतकली पर गुफ्तगू. बहरहाल जी, अब इमारत मुंतकली पर फाइज ईसा से क्या गुफ्तगू होगी. आप जानते हैं कि इससे पहले 5 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो है वो मुलाकात हुई थी विद द चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, और उसको ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ज़रा काउंटर करने के लिए और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फाइज ईसा की भी जो है फाइज ईसा साहब से मुलाकात हो गई है 6 जजेस की. तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वी नो इज़ एन इम्पोर्टेंट कोर्ट, और यहाँ पे कुछ बड़े अहम हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो सुने जाते हैं, बिकॉज दिस द कैपिटल एट द एंड ऑफ द डे. और आप जानते हैं कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी को लीगलाइज किया गया था वो भी यहीं से ही किया गया था. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसके हवाले से पाकिस्तान में ज़्यादा बात नहीं की जा रही है, विच इज़ अ टेरिया एंड वाइट वाला केस. वहाँ से भी आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच, मेजॉरिटी बेंच का फैसला आ गया है, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बेंच को अपना डिसीजन सुनाने के बाद, यानी उन दोनों जजेस के डिसीजन सुनाने के बाद उसको डिसॉल्व कर दिया और अब नए बेंच बनाने की जो है वो उन्होंने बात की है. तो नई नई चीज़ें हम पाकिस्तान में देख रहे हैं. देखते हैं क्या होता है. पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जो है वो कल होगी. शाह महमूद और फवाद की उबूरती जमानतों पर भी समाअत जो है वो कल होनी है. और इसके अलावा डॉन का ये कहना है आर्मी एक्ट ओनली फॉर दोज हु अटैक मिलिट्री प्रॉपर्टी. मिनिस्टर का मेजर टोन डाउन हुआ है. ज़ाहिर है इसमें आपको पता है कि काफ़ी सारे इसके एलिमेंट्स और फैक्टर्स जो हैं वो सामने आए हैं आर्मी एक्ट के हवाले से. और ज़ाहिर है शायद ये भी सोच रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब के कभी ना कभी हमारी हुकूमत भी जाएगी, तब हम इन चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करेंगे. लेकिन खैर, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सुबह के 8:04 हो चुके हैं और अब जरा कुछ बात करते हैं खेलों के हवाले से. भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी का जो है वो ऐलान हो गया है और बड़ी दिलचस्प सिलेक्शन कमेटी जो है ये बनाई है. बहुत ही मुनफरिद किस्म की है. मैं इसे दिलचस्प का वर्ड यूज कर रहा हूँ. देखिए, मैं एक हमारे यहाँ दरअसल एक प्रॉब्लम है, तनकीद बराए तनकीद, यानी क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म की जाती है. बट मैं अभी इस हवाले से बात नहीं कर रहा. जो इसमें अच्छी बात नजर आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ फ्रेश चेहरे हैं जिनको पहली बार पाकिस्तान, बल्कि कहना ये चाहिए कि हारून रशीद के अलावा तमाम जो हैं लोग वो पहली बार सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं. 2 गैर मुल्की अफराद भी इसमें शामिल हैं. और इसमें जो एक और, अच्छा मुझे ऑनेस्टली ये याद नहीं कि जिस वक्त मिकी इससे पहले जब पाकिस्तान में कोच हुआ करते थे, was he a member of the selection committee? I personally don't think he was. उस जमाने में ख्याल से इंजी भाई यूज्ड टू हेड द सिलेक्शन कमेटी. काफी अरसे के लिए उन्होंने उसको हेड किया है. लेकिन बहरहाल सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा पहली बार उनका इंतखाब हुआ है. मिकी आर्थर शामिल हैं और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न जो हैं ये भी नई कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है. और हारून रशीद साहब, the old faithful of Pakistan Cricket Board, will of course be the chairman selection committee. अच्छा जी, ये जो नई 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया गया है, ये पाकिस्तान सीनियर टीम जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के स्क्वाड्स को मुंतखब करेगी.
अच्छा जी, इसके अलावा हसन चीमा का नाम जो है जाहिर है वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल्स हैं उनमें जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट या PSL वगैरह फॉलो करते हैं उनके लिए काफ़ी जाना पहचाना है. वैसे तो इनका आगाज एक स्पोर्ट्स एंकर की हैसियत से और स्पोर्ट्स होस्ट की हैसियत से हुआ था. पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद में फुटबॉल वगैरह के प्रोग्राम होस्ट करते थे. बट वेरी नॉलेजेबल गाय, नो डाउट अबाउट दैट. और इनका जो एनालिटिक्स वगैरह पे कहा यह जाता है कि इनकी काफ़ी गिरफ्त है और काफ़ी इन मामलात को बेहतर समझते हैं. अच्छा देखिए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं. बिल्कुल जी, एनालिटिक्स समझते हैं ये. और आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजर हैं ये दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड का थिंक टैंक माने जाते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड से शुरू से जो है ये मुंसलिक रहे हैं. लेकिन जो मेरा सवाल आता है इसमें वो ये आता है कि देखें ये सारी बातें अच्छी जगह है और ये बहुत सब कुछ है बेहतरीन. मिकी आर्थर रियली लाइक्स दीज टू गाइज और ये बातें अपनी जगह हैं. बट लेट अस डिस्कस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड. कहना चाहिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस भी तो हम जिक्र करें ना कि यार क्या रेहान हुए या हसन हुए, नहीं अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े पॉजिटिव लोग माने जाते हैं, क्रिएटिव माने जाते हैं. कहते हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड खास ब्लेंड ऑफ क्रिकेट खेलती है एंड ऑल. बट आर दे रियली विनिंग स्टफ? लाइक आर दे विनिंग टूर्नामेंट्स? व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन इस्लामाबाद यूनाइटेड वन a Pakistan Super League? It's been quite a while. And when was the last time they played in the final? We've seen that this Pakistan Super League is being dominated by two teams right now, which is the Lahore Qalandars and Multan Sultan. So there is a think tank for them as well. Why not Haider Azhar? सवाल आता है ऐसी जहन में. लेकिन बहरहाल चलें जी, let's just wish them all the very best. ठीक है जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल, PCB ने मैचों की मेजबानी के लिए 2 वेन्यूज का इंतखाब कर लिया. पहले मरहले में कदाफी स्टेडियम पर 4 मैचेस खेले जाएंगे. टूर्नामेंट के बाकी मैचेस दुबई में कराने की तजवीज, ये जराई का कहना है. ऑफ कोर्स ये कोई ऑफिशियल वर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी नहीं आया है. आप जानते हैं जिस वक्त डेडलॉक चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान. और हाइब्रिड मॉडल जो है वो इसके बहुत सारी मैनिफेस्टेशन और फॉर्म सामने आई हैं, जिसमें इंडिया ने तो बड़ा क्लियरली ये बोल दिया था कि जी पाकिस्तान में वो मैचेस नहीं खेलेगा. अब तो जाहिर है आपको पता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया है कि जी पाकिस्तान के हालात जो हैं, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है ये डेवलप हो गई है. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अभी एक और बात कर दी है, एक और ऑप्शन जो है वो दे दिया है. अब कहते ये हैं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग, माफ कीजिएगा, एशिया कप के हवाले से फैसला जो है वो 1 से 2 दिन में ये हो जाएगा कि ये कहाँ होना है, क्या होना है. लेट्स सी पाकिस्तान को मिलता है या ना मिलता. बट देयर इज एक्चुअली नो पॉइंट ऑफ बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस सिनेरियो. आगे बढ़ते हैं, क्या सीन है जी. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को व्हाइट बॉल सीरीज खेलने की पेशकश कर दी. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को व्हाइट बॉल सीरीज खेलने की पेशकश कर दी है. कहते ये हैं कि दोनों बोर्ड के दरमियान आइंदा साल जनवरी में बाहमी सीरीज के लिए मसबर अंदाज में बातचीत जारी है. कीवी बोर्ड ने, याद रहे जी पाकिस्तान, आपको पता है ना, अभी हमने बताया था आपको लास्ट वीक भी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ऐलान किया है अपने समर्स का, और उसमें पाकिस्तान विल बी प्लेइंग 3 टेस्ट मैचेस देयर in Perth, in Melbourne and in Sydney Australia. Alright, तो उसके बाद न्यूजीलैंड का ये कहना है कि जी आप हमारे साथ जो है ना एक लिमिटेड ओवर्स की सीरीज जो है वो खेल लें. अब इसमें 3 T20 या 5, नहीं माफ कीजिए, 3 वनडे या 5 T20 मैचेस जो हैं वो करवाए जा सकते हैं. यार देखिए जनवरी में तो बाय द वे आपको पता है कि वर्ल्ड कप हो चुका होगा और उस वक्त तैयारियां अपने उरूज पे पहुंच रही होंगी फॉर द T20 वर्ल्ड कप, जो कि जुलाई में गालबन और अमेरिका और जज़ायर गरबुल हिंद यानी वेस्ट इंडीज में होने वाला है. तो आई थिंक इट विल मेक मोर सेंस इफ वी गो फॉर द T20 सीरीज देयर. और ठीक हो गया, चलें जी, वेरी गुड. और पाकिस्तान, जरा शाहीन्स के हवाले से बात करते हैं. पाकिस्तान शाहीन्स जिम्बाब्वे के दौरे पे हैं एंड यू हैव गॉट टू से कि आफ्टर द फर्स्ट क्लास जो टेस्ट मैचेस थे, जो 4 रोजा मैचेस थे, उसके बाद से पाकिस्तान शाहीन्स की कारकर्दगी जो है बड़ी वाजबी सी रही है. क्योंकि जी अभी खासतौर से जो अनऑफिशियल ODIs चल रहे हैं, इसमें पहले ODI में जो है वो जिम्बाब्वे ने कामयाबी हासिल की थी. द वन दैट गेम बाय 24 रन्स.
उसके बाद जिम्बाब्वे सेलेक्ट 11 है. बेसिकली सेलेक्ट 11 है ये. जिम्बाब्वे ए टीम या कोई और टीम नहीं है. जिम्बाब्वे सेलेक्ट यानी एक मखसूस, इट्स एन अनऑफिशियल मैच, राइट. सो उन्होंने अपनी पसंद के कुछ खिलाड़ी जो कि जिम्बाब्वे के अच्छे लाइक जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, बट स्टिल यार जिम्बाब्वे के प्लेयर्स हैं. और हमारे खिलाड़ियों के नाम अगर आप सुने, वेरी गुड प्लेयर्स यार. मैंने सुबह लिए हुए, तभी बताता हूँ मैं आपको दोबारा से. तो दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने 80 रन से शिकस्त दी थी पाकिस्तान को. वाह. अब तीसरा मैच जो कल खेला गया उसमें बिलाखिर पाकिस्तानी शाहीन्स ने जो है वो कामयाबी हासिल की. पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे सेलेक्ट 11 ने 278 रन बनाए. 78 रन बनाए शॉन विलियम्स ने 59 गेंदों पर, जिसमें 3 छक्के और 6 चौके शामिल थे. अच्छा, ये जिम्बाब्वे की पूरी, जैसे कहना चाहिए ना कि अगर आप इन खिलाड़ियों के नाम सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक दो के अलावा ये इनकी जो नॉर्मल टीम है ये बेसिकली वही खेल रही है. और इसमें मैं देख रहा था कि एक आई थिंक द वन प्लेयर विच इज मिसिंग इज सिकंदर रजा बट. और सिकंदर रजा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इज प्लेइंग इन इंडियन प्रीमियर लीग. आई डोंट नो किस टीम से वो खेलते हैं, लेकिन कभी कभार मुझे टाइमलाइन पे मुझे इंडियन प्रीमियर लीग के वो नजर आते हैं. आई थिंक वो जहां भी खेल रहे हैं शायद अच्छा खेल रहे हैं. लेकिन आई सी अनदर पाकिस्तानी लाइक नेम विच इज फराज अकरम इन द जिम्बाब्वियन सेलेक्ट 11. एंड फराज अकरम, व्हेन आई रीड, was actually born in Jeddah in Saudi Arabia. क्या बात है. नहीं, ये सऊदी तो नहीं होगा, होगा तो पाकिस्तानी. अकरम साहब का बेटा. ओके, ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं. 4 विकेटें हासिल की पाकिस्तान की जानिब से शाहनवाज डहानी ने. इसके अलावा आमिर जमाल 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए. और जो बाय द वे शाहनवाज ने सिर्फ 43 रन दिए थे. जवाब में पाकिस्तानी टीम, ऐसा लग रहा था एक मौके पे कि पाकिस्तान जो है ये मैच हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कल के हीरो रहे कासिम अकरम, जिन्होंने 40 रन बनाए 57 गेंदों पे. कासिम अकरम आप जानते हैं पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम के जो है वो भी कप्तान रहे हैं और कराची किंग्स की जो है वो नुमाइंदगी करते रहे हैं. लाहौर से इनका ताल्लुक है. बहुत टैलेंटेड प्लेयर है माशाल्लाह. और कल उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई. बड़ा जैसे कहते हैं ना, ही प्लेड दैट वेरी कंपोज्ड एंड कूल इनिंग. 40 गेंदों पे 57 रन, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था, ये इन्होंने बनाए. तो पाकिस्तान की टीम ने 46.5 ओवर्स में इस टोटल को जो है वो चेस किया. टेंडाई चट्टारा ने जो है वो 4 खिलाड़ियों को आउट किया. तो ठीक है जी, देखते हैं. अभी ये 6 मैचेस की सीरीज है, 2-1 से जो है वो इसमें बढ़तरी हासिल है इस वक्त जिम्बाब्वे सेलेक्ट 11 को. चलें जी, अब फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं. इस वीकेंड पे इंग्लिश प्रीमियर लीग गॉट सेटल्ड एंड एज एक्सपेक्टेड मैनचेस्टर सिटी. जैसे ही आर्सेनल को 1-0 से अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट शिकस्त हुई, उनकी एक अनअसेलेबल बढ़तरी मैनचेस्टर सिटी को हासिल हो गई. तो मैनचेस्टर सिटी इस वक्त जाहिर है अपने पैसे की बदौलत, ये सारी बातें जो भी हम कर लें, आर्ग्यूमेंट जो भी हम ले आए, इन पे कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, कोई फेयर प्ले प्रिंसिपल रूल्स वगैरह कुछ अप्लाई नहीं होते. लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद दिस इज राइट नाउ दी टीम टू बीट इन यूरोप. जिस तरह उन्होंने रियल मैड्रिड को तहस नहस किया और जिस तरह एक मौके पे लग रहा था कि इंग्लिश प्रीमियर लीग आर्सेनल जीत जाएगी और बासानी जीत जाएगी, जिस तरह एक अनबीटन रन अपना ये लेकर चले हैं पिछले तकरीबन 2 महीने से, दैट टोटली फ्लिप द टेबल. आई मीन यू रियली कांट ब्लेम, लाइक आई मीन आर्सेनल इनकी कारकर्दगी से कतई नजर आर्सेनल की अपनी कारकर्दगी बहुत खराब थी. रिमेंबर एट वन पॉइंट इन टाइम आर्सेनल हैड एन 8 पॉइंट लीड ओवर मैनचेस्टर सिटी और अब शायद आर्सेनल जो है वो 8 पॉइंट के फर्क से ही प्रीमियर लीग जो है वो हार रहा होगा. नंबर 2 उसमें वो आएगा. लेकिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस प्रीमियर लीग वाज अ 2 हॉर्स रेस बिटवीन सिटी एंड आर्सेनल. लेकिन सिटी का जो आई वुड से पेप गार्डियोला का जो एक्सपीरियंस हो चुका है, उनकी जो टीम की स्ट्रेंथ है, द 11 प्लेयर्स दैट दे जो कि वो उतारते हैं, और उनकी बेंच स्ट्रेंथ, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आर्सेनल जहां पे शायद ये प्रीमियर लीग हारा वो उनकी बेंच स्ट्रेंथ की कमी थी, बिकॉज 1 या 2 उनके डिफेंडर्स ऑफ हुए एंड दे डिड नॉट हैव रीजनेबल एंड डिसेंट प्लेयर के वो उनको रिप्लेस कर पाए. सो बहरहाल मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 1-0 से कल शिकस्त दी. अब तो जाहिर है वो उनके 2 मैचेस रह गए हैं. इस वीकेंड पे प्रीमियर लीग अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा. मैनचेस्टर सिटी ने अपने ज्यादातर प्लेयर कल खिलाए नहीं, बिकॉज दे आर बेसिकली ऐसा लग रहा है कि उनको अब कंजर्व कर रहे हैं एनर्जी फॉर द फाइनल ऑफ द बिग, वो कहते हैं ना, एक जो कहते हैं बिग फिश विच इज द चैंपियंस लीग. मैनचेस्टर सिटी आज तक कभी चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब नहीं हुआ. दे हैव गॉट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दिस टाइम, बिकॉज उनके राइवल्स जिनसे उनका मुकाबला होने वाला है वो इतनी तगड़ी टीम नहीं है. इंटर मिलान के साथ उनका मुकाबला है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, नवीद बेग साहब कहते हैं अदील भाई रियल किंग हमारे सनराइजर्स टीम के दानिश बदर हैं, 50 इन एवरी गेम. वाह यार, आपको पता है कि हमारी कराची के जो सनराइजर्स के लिसनर्स हैं उनकी एक क्रिकेट टीम है. अब जब मैच टीम खेल रही होती है तो उसकी तस्वीरें तो आ रही होती हैं लेकिन रिजल्ट कोई नहीं बताता. अच्छा, जब रिजल्ट ही नहीं आता तो इसका मतलब मैं समझ जाता हूँ कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये कि आप समझ गए होंगे. लेकिन कोई बात नहीं, वी आर हैप्पी दैट आवर दानिश बदर इज स्कोरिंग 50 इन एवरी गेम. वेल डन दानिश, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. गौर खान कह रहे हैं जबरदस्त सॉन्ग अली जफर, राइट. इसके अलावा सेफेस्ट बॉय ऑन मंडे मुस्तफा वारसी, वेरी नाइस. वारसी मुस्तफा इज वेयरिंग अ सीट बेल्ट इन द कार, दैट इज सो कूल, शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीडे जर्नी. इसके अलावा देन वी हैव गॉट अभी एक मैसेज और आया हुआ था हमारे पास, मेरे पास इंस्टा पे आया हुआ है वो मैसेज. अभी मैं खोल नहीं सकता बिकॉज माई इंस्टा इज कनेक्टेड टू दिस राइट नाउ. इस वक्त लाइव चल रहा है वहाँ पे सीन, मैं देख लेता हूँ. उसमें लैंग्वेजेस के हवाले से बात हुई थी. उन्होंने कहा था कि जी उनकी साहबजादी जिस स्कूल में थी, शी हैड गॉट 2 ऑप्शंस. एक तो ये था कि वो शी कुड लर्न फ्रेंच और शी कुड लर्न अरबिक. और वो कहने लगी कि शी थॉट दैट फ्रेंच इज प्रीटी कूल एंड शी टुक फ्रेंच एज द लैंग्वेज देयर. और कह रही हैं कि उसके लिए मुसीबत बन गई थी, अजाब बन गई थी फ्रेंच लैंग्वेज सीखना. और थैंक गॉड इट इज ओवर नाउ. तो वो ये कह रही हैं कि जी लैंग्वेज जो भी सीखी जाए वो एक पर्पस के साथ या एक वजह के साथ जो है वो तो बेसिकली व्हाट शी इज सेइंग दैट देयर शुड बी सम फंक्शनल बेनिफिट आउट ऑफ लर्निंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. जैसे अरेबिक लैंग्वेज सीखने का बड़ा फायदा जो, लेकिन जाहिर है जो मॉडर्न अरेबिक बोली जाती है और कुरानिक अरेबिक में थोड़ा सा जाहिर है, हम जानते हैं जो लोग ये जबान जानते हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें फर्क जरूर होता है. बाकी मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हाँ, I agree with you. I mean, learn whichever language that you feel is going to help you in some way. Now, let's say I decide, maybe, I mean, I want to emigrate to a particular country. Chinese की अगर हम बात करें and all, काफी सारे लोग समझ रहे हैं कि चाइनीज सीख के उनको वो आगे चल के मुस्तकबिल है, because we say the future is China's future and stuff. So ये बात दुरुस्त है बिल्कुल अपनी जगह, मगर कुछ लोग बहुत सी जबानें सीखते हैं प्योरली आउट ऑफ पैशन. मसलन ये कि फारसी जबान कुछ लोग सीखते हैं बिकॉज फारसी इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज. आई मीन दे जस्ट फील कनेक्टेड टू द पर्शियन लैंग्वेज. जैसे मैं जब कोई फारसी जबान में कुछ सुनता हूँ तो मुझे अजीब एक बेचैनी सी हो जाती है और मैं उसके मतलब खोजने में लग जाता हूँ. और मैं जाता हूँ और माशाल्लाह इंटरनेट के होने की वजह से जाके, सो I would love to learn Persian actually for no economical या commercial reason, but just to understand the beautiful poetry of Rumi. Rumi सुखाने कुफ्र ना गुफ्तस ना गोयस. वाह क्या बात है. ये सुनी है ना आपने, ये जो रूमी का बड़ा मशहूर कलाम है, हर लहज़ा बाशक़ला बुते अय्यार बरामद. ये इस पे बड़ी जबरदस्त कव्वाली भी अबू फरीद अयाज और उन लोगों ने, जबरदस्त यार, मजा आता है. मैं कभी भी थोड़ा सा डाउन होता हूँ ना तो आई लिसन टू दिस पर्टिकुलर कव्वाली, मजा आ जाता है. आई मीन वहदतुल वजूद की बोतात है उसमें, आप यू में अग्री और डिसएग्री विद दैट तसव्वुफ का कॉन्सेप्ट, लेकिन मजा आ जाता है पढ़ के, यानी सुन के जो है ना वो आपको. फिर उसका तर्जुमा भी मैंने फिर सीखा और फिर देखा, बहुत जबरदस्त है. ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दोनम. चले एनीवे, पता नहीं कहाँ निकल गया मैं. आगे बढ़ते हैं जी. ब्यूटीफुल लैंग्वेज से बात करने में मजा आता है. आगे जी, हैश सनराइज विद अदील. हमारे दोस्त अफजाल अहमद कहते हैं इट सीम्स लाइक मेरा एफएम वेबसाइट हैज बीन हैक्ड. अरे ये भाई, हाँ, अपना इंजीनियर बाबू जरा हमारी वेबसाइट विजिट करके देखिए. ये कुछ अभी मेरे पास मैसेजेस आए लोगों के कि हमारी वेबसाइट पे कुछ जापानी जबान जो है वो लिखी हुई नजर आ रही है. सो जरा आप भी चेक कीजिए इसको. ओके जी, देन कौन है जी, आगा अदनान. खैर मुबारक अदील. नहीं, किस बात की भाई मुबारकबाद मुझे दे रहे हैं आप, मुझे नहीं पता. खैर मुबारकबाद दे रहे हैं, बट चलें जी, कोई बात नहीं. एंड देन कोई और मैसेज रह तो नहीं गया? नहीं, सॉरी टू नो दीज आर पीटीवी फ्रेंच.
अरे यार कल कल हुआ ये, कल इत्तेफाक से हम लोग कुछ खाना खा रहे थे या क्या हुआ था, कुछ ऐसे ही हुआ था. मैंने थोड़ी देर के लिए सिर्फ टीवी लगाया और मैं न्यूज़ चैनल्स तो वैसे काफ़ी दिनों से मैंने ऑनेस्टली देखे नहीं है. आपको पता है आजकल यार मैं बड़ा परेशान हूँ. आजकल कामी भाई गायब हैं टीवी से, ना टीवी पे नजर आ रहे हैं ना पता नहीं कल आज देखते हैं आएंगे या नहीं आएंगे. आजकल ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं. कामरान खान साहब ने ट्वीट भी करना छोड़ दिया है. तो कल मैं ऐसी टीवी चैनल्स फ्लिप कर रहा था एंड मैंने ऐसी मजाक में ट्वीट लिख दिया. लोग उसको सीरियस समझ रहे हैं. नहीं हमारे अच्छा मैंने ट्वीट ये किया कि यार मैं तो जो मेरे केबल में पता नहीं क्या हो गया, मैं जो टीवी चैनल चेंज कर रहा हूँ उस पर पीटीवी न्यूज आ रहा है. तो वो पता नहीं हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा लोग तंज समझ नहीं पाते. बहुत सारे लोग समझे नहीं हमारे यहाँ बाकी सारे चैनल्स आ रहे हैं. मैंने कहा यार ऑफ कोर्स ये समझ नहीं पाए लोग मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. बिकॉज जबरदस्त माशाल्लाह कंट्रोल जी इंफॉर्मेशन पे और ठीक हो गया भाई. खूबसूरत गाना, बहुत ही बढ़िया. ये मेहदी हसन खान साहब की आवाज थी और ये बेसिकली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन यानी कमर्शियली जो सक्सेसफुल तरीन जो मूवीज गुजरी हैं, आईना उस फिल्म का जो है वो ये गाना था और जबरदस्त म्यूजिक थी मेरे ख्याल से. Not just it was a commercial success, but I think music is still so fresh. Well done. I hope you enjoyed that. अमीन कहते हैं रॉबिन घोष साहब की by the way म्यूजिक थी, उनका नाम क्लिक नहीं हो रहा था. या बिल्कुल, रॉबिन घोष was one of the finest, most talented music directors of our time. Saw the film Aina 4 times just for its music alone. Thanks for playing this song. Nostalgic. हाँ, बड़े खूबसूरत गाने आईना फिल्म के जो थे वो, और एक से बढ़कर एक गाने अपने जमाने के. बल्कि कहना ये चाहिए कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री की 1977 की ये रिलीज थी और आप जानते हैं कि 1977 के बाद 1978 देन व्हाट हैपेंड एंड देन जनरल ज़िया केम इन एंड ओवरऑल पाकिस्तान की मूवीज का जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ था और पाकिस्तान के टेलीविजन का राइज जो है वो होना शुरू हुआ था. तो आप कह सकते हैं दैट वन ऑफ द लास्ट ग्रेटेस्ट उर्दू में, बिकॉज मौला जट तो उसके बाद आई थी ऑफ कोर्स, लेकिन उर्दू मूवीज की अगर आप बात करें तो वन ऑफ द लास्ट मूवीज जो कि मैसिव हिट मूवीज जो थी इंडिया में भी. याद है आपको एक मूवी आई थी आईना, जैकी श्रॉफ और जूही चावला है, अमृता सिंह वाली. उसके भी गाने अच्छे थे वैसे मुझे याद है, बट एंड देयर वाज अ डिफरेंट स्टॉप. वो भी लव स्टोरी थी, लव ट्रायंगल, बट डिफरेंट स्टोरी. अब्दुल रज़ाक साहब क्या कहते हैं जी, मिठाइयों की जब भी बात होती है ना जाने पतीसे जैसी अहम चीज को क्यों नजरअंदाज किया जाता है. आपको कहाँ से पतीसा याद आ गया सुबह सुबह अब्दुल रज़ाक साहब, मुझे आप ये बताइए जी. बड़ी जबरदस्त मिठाई होती है, इसमें कोई शक नहीं है. और अब वो क्या वजह है जिसकी वजह से ये पतीसा ट्रिगर हो गया, मैं ये जानना चाहूंगा सर. वलीद मुगल साहब कहते हैं वाह वाह माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, जबरदस्त, क्या बात है. इसके अलावा मुइज कहते हैं रीच्ड ऑफिस अर्ली, नाउ एंजॉयिंग योर शो इन द ऑफिस, गुड सॉन्ग ऑफ माय टाइम. आपका टाइम, मेरी तो पैदाइश से वैसे 3 साल पहले का ये गाना है. फरा मुश्ताक कहती हैं या वन ऑफ द बिग प्राइवेट स्कूल्स ऑफर अरबिक एंड फ्रेंच इन स्कूल्स एंड आफ्टर अ हाइप इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन इट फिनिशेस एज अ डाउनफॉल. सीखना सिखाना बीच में ही रह जाता है. यार मैं बताऊं क्या, इट हैज गॉट टू डू अ लॉट डॉक्टर साहब विद द टीचर्स. मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, बिकॉज हमारे साहबजादे भी एक जमाने में फ्रेंच सीखने की उन्होंने कोशिश की थी, बट दैट टीचर वाज सो पुअर, शी वाज सो बैड, आई मीन शी वाज बीइंग सो डिसऑनेस्ट टू हर प्रोफेशन कि बच्चे लड़ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, एक दूसरे को पेपर बॉम्ब बना के मारे जा रहे हैं. वो टीचर को कोई चिंता ही नहीं थी, वो बल लगी हुई पता नहीं क्या पढ़ा रही है, कुछ 4-5 अल्फाज लिख दिए, बिकॉज वो भी मेंटली तैयार थी कि किसी को सीखना विकना तो है नहीं. ब्लू टिकल्स कहते हैं गवर्नमेंट IMF को आंखें ऐसे दिखा रही है जैसे कर्जा. ये तो खैर हम काफी दफा ये बात कर चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि IMF कासा लेकर हमारे दर पे खड़ा हुआ है कि पैसे ले लो बाबा. हम कह रहे हैं नहीं, पैसे नहीं चाहिए हमको. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर इजाज खान चाचड़ कहते हैं Adil bhai, please explain, is it necessary to open account at stock market when one wants to buy a share and how to invest in these stocks and the link of crude oil with these shares? Just 5-minute talks. नहीं बिल्कुल, देखिए स्टॉक मार्केट जो होती है ना उसमें कुछ ब्रोकर्स बैठे हुए होते हैं. So there are members जिन्हें आप स्टॉक मार्केट क्या कहते हैं. आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते. कोई बंदा कैन नॉट ट्रेड डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट कि वो जाए और बोले यार मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ लो मत. नहीं, आप बेसिकली किसी ब्रोकर के पास पहले अपना अकाउंट खुलाते हैं. आप समझ लें कि ये ब्रोकर, इनकी सीट बड़ी महंगी होती है, ज़ाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और इन लोगों की बड़ी पावर होती है इन द से ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हवाले से एंड द वे स्टॉक मार्केट इज रन एंड ऑल.
सो देयर आर दीज ब्रोकर्स. इसमें कुछ बहुत एक्टिव ब्रोकर्स होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा एक्टिव ब्रोकर्स नहीं होते. कुछ जो बहुत एक्टिव ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स की बड़ी मार्केटिंग करते हैं, आइए जी हमारे पास अकाउंट खोलिए एंड ऑल. एंड कुछ होते हैं जो कि खामोशी के साथ काम करते रहते हैं. सो यस, यू नीड टू बी अ मेंबर विद वन ऑफ दीज ब्रोकरेज हाउसेस. और अब तो काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह आ गई हैं. सो देयर इज अ वन टाइम एक्टिविटी दैट यू डू, दैट यू ओपन द अकाउंट. और अकाउंट खोलने के बाद आप जो है वो अपने शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं. अब बल्कि आरडीए में तो आपको पता है, रोशन डिजिटल अकाउंट में तो बाहर बैठ के भी आप जो है वो अपने अकाउंट खोल के इक्विटी में जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. तो ये भी कोई चीज होती थी एक जमाने में यार, आरडीए के नाम से बड़ी एक्साइटमेंट इसके अराउंड हुआ करती थी. लेकिन अब तो आपको पता है कि बहरहाल क्या सिलसिला चल रहा है. टुडेज इंग्लिश म्यूजिक आई कांट अंडरस्टैंड, आर्स इरा वाज द बेस्ट. सर असल में प्रॉब्लम ये, अच्छा नहीं मैडम, नहीं सादात मुगल, अच्छा सर हैं सर. सर प्रॉब्लम यही है कि हर किसी को अपना टाइम अच्छा लगता है. अब यही जो बच्चे आज के हैं ये बोलेंगे कैटी पेरी के गाने हुआ करते थे, क्या क्लासिक, क्या मेलोडी हुआ करती थी. आजकल तो पता नहीं क्या गाने बन रहे हैं. तो ये है सिलसिला. इंडिया कॉपीड द फिल्म आईना डिट्टो फ्रेम टू फ्रेम विद देयर वर्जन प्यार झुकता नहीं. अच्छा, यानी हमारी जो आईना है जो थी उसको इंडिया ने कॉपी बनाई है, प्यार झुकता नहीं. अच्छा, इसमें कौन है? पद्मनी कोल्हापुरी. एंड ओ इसका तो वो बड़ा मशहूर गाना है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है. ओए होए होए, वेरी गुड सर. ये फिट लाए आप मार्केट, मुझे नहीं पता थी ये बात. वैसे हमारे पास बचपन में गानों, इंडियन गानों की कैसेट हुआ करती थी, 80s के गाने, उसमें ये गाना हुआ करता था. बट बहरहाल चले जी. देन व्हाट हैव वी गॉट? जल्दी से कुछ यूक्रेन के हवाले से बात करते हैं बिफोर वी मूव टुवर्ड्स कमर्शियल ब्रेक. यूक्रेन में रूस में एक मलेशिया है जिसका नाम है वागनर. ओके जी, एक वागनर मलेशिया है, यानी एक समझ लें नीम फौजी दस्ता टाइप वहां पर मौजूद है जो कि यूक्रेन में लड़ाई कर रहा है. डेफिनेटली फॉर मनी, नॉट फॉर शेयर पेट्रियोटिज्म और एनीथिंग. और कहते ये मगरिब ये इल्जाम लगाता है कि जो वागनर नामी जो एक जत्था है, जत्था ये वर्ड हसन निसार साहब याद आते हैं मुझे, ये कौम नहीं है ये जत्था है. ओके, तो ये जत्था जो है मगरबी ममालिक ये इल्जाम लगाते हैं कि वागनर, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें, WAGNER, ये बेसिकली कैदी हैं जो कि रूस की बहुत सारी जेलों से निकाले गए हैं और उनको इस बुनियाद पे रिलीज किया गया है कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो फिर यूक्रेन में जाके लड़ो. अब इसमें सच है झूठ है हमें नहीं पता, ये जाके आप जो है ना ये अल जजीरा इस पे रिसर्च कर लेगा. लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि वो वागनर जो है ये काफी ज्यादा एक्टिव है एक पर्टिकुलर बैटल फील्ड में. एक शहर है ईस्टर्न यूक्रेन में जिसका नाम है बाखमूत. और ये बाखमूत जो एक शहर है, अब तो पूरा ये मलिया मेट हो चुका है, तबाह हो चुका है ये शहर, लेकिन इस पे बैटल काफी महीने से चल रहा था. एंड माननी पड़ेगी ये बात कि रूस के तमाम तर जिसे कहना चाहिए कि सख्तियों के बावजूद और हमलों के बावजूद the Ukrainians did manage to put up a very very solid defense of Bakhmut. लेकिन वीकेंड पे ये खबर आई जब वागनर के जो सरबराह हैं उन्होंने एक वीडियो अभी अपनी रिलीज की बाखमूत से. उन्होंने कहा कि बाखमूत इज नाउ इन द रशियन कंट्रोल. तो वो रूस के झंडे भी लिए हुए थे जो उनका ट्री कलर है, 3 रंगों वाला जो उनका झंडा है. और उसमें उन्होंने जो है वो ये बताया कि जी हमने बाखमूत पे जो कब्जा कर लिया. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर रशिया बिकॉज वेस्टर्न मीडिया थ्रू आउट केप्ट सेइंग नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. बाखमूत विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस वॉर, यानी यहीं से ही रूस का जो रिट्रीट है वो शुरू होने वाला है. लेकिन बहरहाल रूस ये कहता है कि अभी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ये बात कंफर्म करना अभी रह गई है. लेकिन कल यूक्रेन की तरफ से जवाब आया है जो उनके फौज के सरबराह हैं या कौन है मुझे नहीं पता, उनको मैं सुबह सुन रहा था रेडियो पे, और वो ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी भी हमने कुछ इलाकों से, अच्छा उसके लिए ना स्ट्रेटेजिक रिट्रीट का वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम अभी भी फ्लैंक्स से जो है वो हमले कर रहे हैं सो दैट वी कैन सर्कल दीज गाइज, हम इनको जो है ना वो एनसर्कल कर सके रशियन फोर्सेस को. सो व्हाट इज द रियलिटी वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन अगर ये वाकई बाखमूत, if you want to Google it, you want to read about it, it's BAKHMUT, Bakhmut. आप जाके इसको सर्च करें, आप गूगल कर सकते हैं and you can read the latest news about this particular issue. लेकिन as I said earlier, अगर ये वाकई ये खबर दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये है कि this could be a minor victory for Russia in this war.
लेकिन बहरहाल बात तो माननी पड़ेगी कि जो फाइट है वो तो यूक्रेन डेफिनेटली पुट अप कर ही रहे हैं. और अभी हाँ बिल्कुल, अभी G7 समिट में तो इन्होंने क्या बोला है, G7 समिट में इन्होंने ये बोला है कि इससे मुझे हंसी आ रही है कुछ सोच के. G7 समिट में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ये बोला है कि यूक्रेनियन पायलट्स को जो है वो अब अमेरिकन ट्रेन कर रहे होंगे फॉर द 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग F-16, यानी F-16 की ट्रेनिंग उनको करवाएगा. अभी तो यूक्रेनियन जनरली आपको पता है मेग्स और जो रशियन टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं, बट इस वॉर से इनको जो कम से कम फौज को फायदा हुआ है ये दैट दे हैव गॉट होल्ड ऑफ अ लॉट ऑफ यूरोपियन एंड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी. उनको टैंक्स भी उनके पास लेपर्ड्स वाले आ गए हैं और पता नहीं क्या क्या मिसाइल उनके पास आ गए हैं. बरतानिया उनको क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, जर्मनी कुछ दे रहा है, फ्रांस कुछ दे रहा है, अमेरिकन ऑफ कोर्स बहुत कुछ दे रहे हैं. बट नाउ F-16 की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि कौन सा मुल्क उनको F-16 दे रहा होगा. नो 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 इधर मत, पाकिस्तान. अबे गोगो इधर मत देख. मुझे तो वो वाला सीन याद आ रहा था. हमारे पास भी तो F-16 है असल में. नहीं हमसे क्या मांग रहे हैं यार F-16 यार. हमारे तो वैसी ओल्ड जनरेशन है, हमारी तो वो है पुराने वाले हैं यार. लेकिन हमारे मत देखना. जॉर्डन के पास बहुत F-16 है भाई, उनके लो F-16 वहां पे ट्रेनिंग कराओ उनकी यार. अभी हम बढ़ हैं, ब्रेक की जाने मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. अरे भाई ऐसे मंसूर साहब की तस्वीर आई है, कहते हैं myself with my son Zainul Abdin Sheikh posing for the selfie before starting our dinner after enjoying lights and sound show history by night at Lahore Fort. क्या बात है सर, जबरदस्त. आज आपकी पेंटिंग्स के अलावा भी आपकी तस्वीर देखने का मौका मिला. वेरी नाइस सर. Sir, any link between crude oil and stock share prices like PPL and PSO? Short term and long term shares at best. अब सर ये तो फिर देखें, पता है आपको, मैं आपको बताऊं जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप किसी भी पब्लिक फोरम पे जो है ना वो इस तरह बैठ के एडवाइसेस और ये देते हुए बड़ा खतरनाक बात होती है, बिकॉज इस पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स होते हैं. तो अगर आप मुझसे मेरी जाती हैसियत में मुझे आप मैसेज कर दें तो मैं इस हवाले से कुछ बात जरूर कर लेता हूँ. अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के हवाले से मेरी कोई एडवाइस चाह रहे हैं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जिंदगी में चीजें सीखी हैं जो मैं लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ. तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है और आपको कोई इनकम वगैरह या रिटर्न उस हवाले से चाहिए तो फिर आप भाई से रब्ता कर सकते हैं और मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा. लेकिन जिम्मेवारी आपकी हो. जिम्मेवारी से हमेशा चौधरी निसार साहब याद आते हैं, नजर नहीं आते. एनीवे, अच्छा जी और क्या सीन है भाई. ये सियासी वैसी बातें जो है ना वो जरा मुझसे मेरे साथ ना करें. क्यों मेरा शो आप लोग बंद करवाने के चक्कर में है यार. अच्छा जी, इसके अलावा एनी अपडेट ऑन टर्की इलेक्शन. सादात मुगल कहते हैं भाई देखिए टर्की के इलेक्शन हम जब अगले मंडे आने वाले होंगे ना, मंडे को जब हम आएंगे तो हमारे सामने टर्की के इलेक्शन का रिजल्ट होगा. बिकॉज मैंने आपको पिछले हफ्ते भी ये बात बताई थी कि तुर्की में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें नाउ द मेथड इज इन द प्रोसेस इज इन द रन ऑफ नाउ. बिकॉज दोनों में से किसी कैंडिडेट, जिसमें ऑफ कोर्स रजब भाई थे और उसके अलावा जो कमाल किलिचदारोग्लू साहब, दोनों के दरमियान किसी को भी 50% वोट्स नहीं मिले. I mean, रजब भाई करीब आए उसके. he was few 100,000 votes short of the coveted 50% threshold. Because अगर वो 50% वोट पहले मरहले में हासिल कर लेते तो उनको रन ऑफ इलेक्शन में नहीं जाना पड़ता, यानी दूसरे राउंड में नहीं जाना पड़ता, वो राउंड 1 में ही विनर डिक्लेयर हो जाते. बट ऐसा नहीं हुआ. अब इस संडे को, इस इतवार को, जो आने वाला इतवार है हफ्ते 6 दिन बाद, यानी 28 तारीख को तुर्की में जो है वो इलेक्शंस होंगे जिसे रन ऑफ इलेक्शन कहा जाएगा. और इसमें सिर्फ ये दोनों बंदे होंगे. सो हुएवर विंस दिस इलेक्शन गोज ऑन एंड बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द टर्की. एक चीज जो हाँ मैं कल पढ़ रहा था वो ये कि जो आक पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, रजब तैयब एर्दोगान साहब की जो पार्टी है, दैट हैज बिकम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ. ऐसा लग रहा है कि उनका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊपर चला गया है. बिकॉज ये बात याद रहे दैट दे हैव बीटन द ओपिनियन पोल्स. जो पोल्स थे, जो सर्वेस थे, जिसका हम अपने प्रोग्राम में भी अक्सर जो है
वो जिक्र करते रहते थे. मैंने आपको ये बताया कि जी उन्होंने उनको बीट किया बिकॉज उसमें कमाल करिश्दालोगलू साहब को बढ़तरी बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए तो उसमें देखा कि रजब भाई जो हैं वो उस वक्त लीड कर रहे हैं. तो वो हुआ यही है कि जी रजब भाई अब उनके सपोर्टर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट है. लेकिन याद रहे जी वो जो तीसरे कैंडिडेट थे उनका अब रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना वजन किसकी तरफ जो है वो ढाल रहे हैं. वो फिर डिपेंड करेगा या वो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि कौन ये इलेक्शन जीतता है. तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे हम आएंगे तो फिर हम इसके हवाले से जो है वो जरूर बात करेंगे. और क्या सीन है. और वैसे मुझे तो खैर इस बात का अंदाजा है दैट पाकिस्तानी तो वैसे टोटली दे आर ऑन रजब भाई साइड. क्या ख्याल है यार. ओके और क्या सीन हो गया. Okay, Facebook and Instagram paid verification starts in UK. All right. अच्छा बाय द वे हाँ मैं एक और बात बता रहा था. वो जो मैंने बताया ना कि रजब भाई की पार्टी ने जो है वो पोल्स को बीट किया. अभी कल इलेक्शन हुए एक और मुल्क में, एक यूरोपियन मुल्क है ग्रीस के नाम से, यूनान जिसको कहते हैं. वहां पे भी जो इलेक्शन हुए हैं और वहां पे जो इनकम्बेंट उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम बड़ा मुश्किल है, अभी तक मैंने रट्टा मारा नहीं उनके नाम का, वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए. उन्होंने भी जो है वो पोल्स को बीट किया है. वो जीते तो हैं. He hasn't got the outright majority. His name is Kyriakos Mitsotakis. Kyriakos Mitsotakis. उनकी भी जो पार्टी थी that was behind in the polls, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे. तो देख लें पाकिस्तान में भी ओपिनियन पोल्स जो आपको पता है वो एक ही तरफ इशारा कर रहे होते हैं. लेकिन प्रॉब्लम असल में उसमें ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान और जो नंबर 2, मेरा नंबर 2 से बना दी, नंबर 2 जो लाइक करते हैं, 2 नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, नंबर 2 पे जो लाइक करते हैं उनके दरमियान गैप इतना बड़ा है कि अगर पोल्स में देखिए 4 या 5% का एक वेरिएंस रखा जाता है, हमारे यहाँ तो वो वेरिएंस भी जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा. क्या कह सकते हैं यार. एनीवे चलें जी. ओके वैसे अभी आजकल कुछ पोल्स आए. अभी एक ट्विटर पे एक पोल कल आया कोई डेमोक्रेटिक स्टडीज इंस्टीट्यूट का, जिसमें बताया ये है कि अराउंड 70% पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और 18% मरियम नवाज और फिर उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो नंबर 5, इमरान खान, सिर्फ 3% लोग सपोर्ट करते हैं. आई मीन अब ये डेमोक्रेटिक थिंक टैंक. अच्छा मुझे फिर कुछ लोगों ने ये बताया कि ये बेसिकली एक शुगल पोल है ये, और यानी ये एक गलत पोल है. सो ये तफरी जो है ना ये लोग करते हैं. और बट बहरहाल अगर ये है भी, अगर मियाँ साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के 70% लोग अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो मेरे ख्याल से 2 चीजें होनी चाहिए. एक तो मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, दूसरा पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाने चाहिए फौरन. फिर अब दिस इज द एब्सोल्यूट जबरदस्त अपॉर्चुनिटी फॉर देम. They should go and they should carry out the elections. लेकिन खैर इलेक्शन तो मुझे नहीं लग रहा. मेरे इस अंगूठे पे मेरा यह अंगूठा स्याही लगने के लिए जो है मुंतजिर है उसका. लेकिन ठीक है क्या कह सकते हैं. एनीवे और क्या सीन हो गया. और इसके अलावा ग्रीस की हमने बात कर ली, इलेक्शन की हमने, रूस की बात कर ली है. G20 का इजलास यस आज श्रीनगर में होने वाला है भाई. इंडिया का एक बहुत ही जबरदस्त डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव. और जाहिर है आप जानते हैं कि श्रीनगर में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये ये इजलास करवाना दुनिया के 20 बड़े मुमालिक के सरबराहान जिनको शिरकत करना है, जिसके बारे में आप ये सुन चुके हैं कि जी चीन ने इनकार कर दिया है. सुनने में ये भी आ रहा है कि तुर्किया, सऊदी अरेबिया और मिस्र, ये 3 हमारे जो इस्लामी ममालिक है, मैं ब्रदर इस्लामी ममालिक जो है वो कहने वाला था. सो ये 3 ममालिक जो हैं ये या तो मुकम्मल तौर से इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे श्रीनगर में, या फिर अपना एक ज़ेली वफ्द जो है वो भेज रहे होंगे. यानी अपने जो उनके जो असल लोगों को आना था वो एक्चुअली वहां पर आ नहीं होंगे. तो बहरहाल अब लेट्स सी होता क्या है. ये खबर मुझे याद है कि मलिया लोधी साहबा ने अब से 3 या 4 दिन पहले ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि चाइना के बाद सऊदी अरेबिया और तुर्किया के बारे में भी ये सुनने में आया है कि वो शिरकत जो है वो नहीं कर रहे होंगे. लेकिन
एक्चुअली क्या होता है लेट्स सी. लेकिन याद रहे जी, बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज आर देयर. इट्स अ वेस्टर्न कंट्रीज दैट रियली मैटर एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हम उन्हीं के बनाए हुए रूल्स की दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं. बरतानिया की तरफ से इसमें यह आया है कि इजलास में शिरकत करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम मकबूजा कश्मीर की जो मुतनाज़ हैसियत है उसको तस्लीम नहीं करते. दोनों मुल्कों को मिल के बैठ के, अमेरिका के हैं, दोनों मुल्कों को मिल के बैठ के अपने तनाज़ों को सॉल्व करना चाहिए, करना चाहिए. लेकिन खैर एनीवे, हम जितनी भी तावीलें मान लें और जितनी भी अपने दिल को जो है वो तसल्लियाँ दे दें, आई थिंक डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स में भी इस वक्त वी डोंट हैव एनी स्टैंडिंग राइट नाउ. हम किस मुंह से जाके दूसरे मुल्कों से बात करेंगे और क्या करेंगे. लेकिन जो परफॉर्मेंस रही है हमारी रिसेंट ईयर्स में ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट्स एंड ऑल, स्पेशली पिछले एक साल में, तो हम अपने ही इंटरनल मैटर्स में इतने दबे रहे हैं कि बाहर जाके हम दुनिया से क्या बात करेंगे. चलें जी गाइस, एनीवे क्या कहा जा सकता है जी. मैसेज आया अदील, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट इशूइंग इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का अभी टाइम आया नहीं है. वो इलेक्शन हुकूमत का प्लान है बजट 6 जून को प्रेजेंट करने का. तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो 4 या 5 जून को या 3 जून 2 जून ऐसी जून के महीने के पहले हफ्ते में आ जाएगा. और ऐसी उसमें ऐसे देखना क्या है आपको, वो कौन सी क्या मिलने वाला है आपको इकोनॉमिक सर्वे देखकर. अभी तो स्टेट बैंक ने भी ये बोल दिया है कि जो माशी अशारिये हैं वो हम बड़े पैमाने से, बड़े कोई मार्जिन से जो है उनको मिस करने वाले हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, वक्त आ कि आप लोग से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.